Hello my dear students, I am B.S. Sharma here. I have a new video on figures of speech. This is fourth video. Today I have some figures of speech which are very valuable for the competitive examinations. Already I have provided 3 videos. Those are also very important for the examinations. फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार जिनको कहते हैं, ये पार्ट 4 है, जिसमें आज मैं पहला बताने जा रहा हूँ आयरनी। आयरनी व्यंग्योक्ति अलंकार, इसमें व्यंग कसा जाता है, किसी की हंसी बनाई जाती है, निंदा की जाती है और वो भी बड़े मीठे ढंग से। ऐसे सेंटेंस बोला जाता है जो देर से समझ में आए, कही हुई बात का उल्टा अर्थ निकलता है। ऐसा सेंटेंस बोला जाता है देखने में कुछ और होगा और उसका कुछ अर्थ और ही निकलेगा जा करके। इन आयरनी द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट व्हाट इज सेड लिटरली। लिटरली शब्दशः, जो शब्दों में कहा गया है, व्हाट इज सेड, जो कुछ भी कहा गया है उसका एग्जैक्ट अपोजिट अर्थ निकलेगा आयरनी में। आयरनी में जो भी सेंटेंस होगा उसका अर्थ, जो हिडन मीनिंग है, वो कुछ उल्टा निकलेगा, अलग निकलेगा जा करके। इसकी पहचान है, क्या है? अपोजिट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई सेंटेंस होगा और उसका अपोजिट अर्थ निकलेगा। दूसरा, कट्स क्वाइट डीप, ये इसका जो सेंस होता है वो बहुत गहरा घाव लगाता है, एक निंदा उसमें छिपी हुई होती है। हिडन अटैक, अपोजिट मीनिंग होता है कट्स क्वाइट डीप और हिडन अटैक, इसमें एक छिपा हुआ आक्रमण होता है निंदा का। डबल मीनिंग होता है, इसका मीनिंग डबल होता है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता है। सेंटेंस होगा उसका कुछ ऊपरी अर्थ निकलेगा लेकिन अंदर का कुछ अलग अर्थ होगा, देर से समझ में आएगा या सामान्य आदमी के समझ में नहीं आएगा। ये इसकी आयरनी की पहचान होती है। एग्जाम्पल, द बटर इज एज सॉफ्ट एज ए मार्बल पीस। मक्खन इतना सॉफ्ट है जितना कि मार्बल का पीस। अर्थात हिडन मीनिंग है इसमें कि अच्छा नहीं है, नॉट प्रिटी। द बटर इज एज सॉफ्ट एज ए मार्बल पीस। तो इसमें जो ऊपरी अर्थ निकलेगा वो अलग होगा और इसका हिडन मीनिंग अलग होगा, एक तरीके से निंदा है। नो डाउट बट ye आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। नो डाउट, ye आर द पीपल, वास्तव में आप बहुत योग्य लोग हैं, आप ही लोग हैं, नो डाउट, निसंदेह रूप से। एंड विजडम शैल डाई विद यू, और ज्ञान तो आपके साथ ही चला जाएगा, ज्ञान फिर बचेगा ही नहीं। इसमें ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत ज्ञानी हो भाई, ज्ञान तो तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। अर्थात कहना कुछ और है कि तुम ज्ञानी नहीं हो, मूर्ख हो। तो इसमें हिडन मीनिंग होता है, इसमें एक निंदा की जाती है, लेकिन कैसे? डबल मीनिंग के रूप में। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी पानी है लेकिन पीने के लिए बूंद नहीं है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर करके जो पोएम है उसमें से ली गई है ये।
उसमें ये बताया गया है कि पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ ऊपरी अर्थ निकलेगा तो वाटर वाटर हर जगह पर है, तो उल्टा अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये ब्रूटस है जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक है। उसमें ब्रूटस और उसके साथी जूलियस सीजर को मार देते हैं, तो उसमें एंटोनी जो जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है वो बात में आता है। उसके फ्यूनरल पर दाह संस्कार के समय वो एक लेक्चर देता है, और वो जो जनता कभी ब्रूटस के कहने में आ गई थी, उस जनता को धीरे धीरे ये बात दोहरा करके अपने फेवर में कर लेता है। वो बार बार कहता है कि एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस तो बहुत सम्मानीय आदमी है। एक्चुअल में डिसऑनरेबल मैन है, सम्मानीय आदमी नहीं है। वो कहना ये चाहता है कि ब्रूटस सम्मानजनक आदमी नहीं है। तो इसमें डबल मीनिंग है, हिडन अटैक है, ब्रूटस की निंदा है, अपोजिट अर्थ निकल रहा है इसका। ये जो यहाँ पे पहचान हमने बताई है, इस तरह से इन वाक्यों में आप देखेंगे जो भी अर्थ निकल रहा है, एक तो ऊपरी अर्थ है और एक हिडन मीनिंग है इसका। तो गहरा अर्थ जो निकल रहा है वो इसका अपोजिट मिलेगा सेंटेंस का, किसी की निंदा की गई है, आयरनी। इसी से संबंधित दूसरा और तीसरा पढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो कटाक्ष, ये भी किसी की निंदा होती है, परोक्ष टिप्पणी होती है। ये इनडायरेक्ट होती है। व्यंग ये भी होता है, तिरस्कार होता है इसमें भी, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट रूप में होता है। सजेस्टिंग समथिंग बैड, किसी के बारे में कुछ बुरा बताया जाता है इसमें भी। और क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंसर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा सीधा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से किसी की निंदा होती है। कंटेम्प्ट होता है, तिरस्कार होता है। नो डबल मीनिंग, इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं होती है इसकी तरह। ऊपर वाले में आयरनी में डबल मीनिंग होती है और इसमें डबल मीनिंग नहीं होती है। सजेस्टिंग समथिंग बैड, किसी के बारे में ये भी बुरा बताता है, ये भी घोर निंदा करता है। इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें इनडायरेक्ट होता है, डबल मीनिंग नहीं होता है। इसमें भी बुराई होती है, किसी की बारे में बुरी बात बताई जाती है, बुरा कहा जाता है। इन्यूएंडो इज ए सॉर्ट ऑफ सेंसर। इन्यूएंडो एक प्रकार की बुराई है, बट इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से है, घुमा करके है। हिंटेड एट द क्लेवरली, बहुत चतुराई से बोला जाता है इसमें। और हैज नो डबल मीनिंग, डबल मीनिंग भी नहीं होता है इसमें। एज ही वॉज बोर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। ही वॉज बोर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, वो धनवान पैदा हुआ था लेकिन ऑनेस्ट माँ बाप के यहाँ। अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि वह ईमानदार माता पिता के यहाँ पे धनवान होके पैदा हुआ था। अर्थात धनवान और ईमानदार माता पिता नहीं हो सकते। इसमें यह कहा जा रहा है रिच और नॉट ऑनेस्ट। इसमें यह कहना है कि रिच ऑनेस्ट नहीं हो सकती। तो बट यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है, बट शब्द से ये पता चल रहा है कि ही वॉज बोर्न ऑफ रिच, वो धनवान घर में पैदा हुआ था, लेकिन ऑनेस्ट पेरेंट्स, लेकिन उसके माँ बाप ईमानदार थे। तो केवल बट से इसका सेंस निकल के आ रहा है कि इसमें एक तरीके से
इनकी बुराई है कि रिच लोग ऑनेस्ट नहीं हो सकते। दूसरा, ही हैज़ फाउंड ए वे टू गेट सम एक्स्ट्रा हेल्प, उसको एक रास्ता मिला है, कुछ उसको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए, अतिरिक्त सहायता मिल जाए ऑन द टेस्ट के समय पर उसको कोई बाहरी, कोई इधर उधर की सहायता अलग से मिल जाए, एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए। तो क्या है ये एक तरीके से उसकी बुराई है, इनडायरेक्ट है। क्या है? चीटिंग का प्लान है उसका। किसी तरह से कोई गाइड मिल गया किसी व्यक्ति के द्वारा, कहीं से टेस्ट के समय पे उसको एक्स्ट्रा हेल्प का उसको वे मिला हुआ है, कोई तरीका मिला हुआ है, तो इसमें भी कटाक्ष है, किसी पर निंदा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये एक प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब है। प्यार और युद्ध में सब जायज है, सब अच्छा होता है। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि पीपल डू नॉट फॉलो रूल्स, कि लोग रूल्स को नहीं अपनाते हैं व्यवहार में, अपनी आदतों में, लव में और वार में सब रूल त्याग देते हैं, कोई उनके रूल नहीं रहते हैं। ये बात इसमें कही गई है। तो इसमें इनिंडो में भी कटाक्ष होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में होता है, तिरस्कार होता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, बुरा ही कहा जाता है, और इनडायरेक्ट घोर निंदा होती है, तिरस्कार होता है, डबल मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस कह दिया उसके बारे में और सीधा अर्थ भी निकल जाएगा। तो आयरनी और इनिंडो थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों ही निंदा करने के हैं। अब तीसरा भी हम बताएंगे, वो भी इन्हीं से मिलता हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड, सार्केज्म कटाक्ष, व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी, अपमान, सामान्य शब्दार्थ से विपरीत अर्थ। सार्केज्म इज ए डायरेक्ट अटैक एंड एम्स एट सेंसर एंड रिडिक्यूल, गिविंग पेन बाय बिटर वर्ड्स। सार्केज्म क्या होता है? इसमें डायरेक्ट अटैक होता है और किसी की घोर निंदा होती है, किसी का डायरेक्ट मजाक उड़ाया जाता है और कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे डायरेक्ट, सबसे कठिन बुराई करने का, निंदा करने का ढंग है। 3 तरीके की इसमें निंदा करने का अब तक पढ़ाया हुआ है। ये तीसरा है आयरनी। आयरनी में दूसरा अर्थ निकलता है जाकर के, सेंटेंस का डबल मीनिंग निकलता है, वो मीठे मीठे करके निंदा होती है, जल्दी समझ में नहीं आती है। और इनिंडो में वो इनडायरेक्ट होता है, उसमें भी निंदा होती है, उसमें डबल मीनिंग नहीं होता है। ये सबसे कठिन है, पेनफुल होता है, पेनफुल बिटर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट अटैक होता है। आयरनी में इनडायरेक्ट अटैक होता है, हिडन अटैक होता है। इसमें डायरेक्ट अटैक, गिविंग पेन बाय बिटर वर्ड्स, डायरेक्ट इंसल्ट होती है किसी की, एज एन आयरन डैगर, जैसे लोहे का छुरा भोंक दिया गया हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो। एज वेरी गुड, वेल डन, किसी को कहा जाए व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जब किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको कह दिया जाए अरे वाह बहुत अच्छा किया, बहुत शाबाश। किसी बच्चे से, किसी से कोई चीज़ गिर जाए, पानी का गिलास फैल जाए सपोज, तो उसको कहा अरे वाह बहुत अच्छा किया। तो इसमें बिटर शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी घोर निंदा है, इंसल्ट है, शब्दों का ऐसे प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसका सामान्य शब्दार्थ से विपरीत अर्थ निकल रहा है, डायरेक्ट
अटैक है, टिप्पणी है। सो नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लास। क्लास स्टार्टेड अर्लियर, क्लास पहले ही शुरू हो गया था, बच्चा बाद में आया, क्लास में घुसा, टीचर को गुस्सा आई, टीचर ने कहा सो नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लास, बहुत अच्छा किया आपने, क्लास को अटेंड कर लिया, बड़ी कृपा की आपने, क्लास में आ गए। तो इस तरह से ये क्या है, घोर निंदा है, डायरेक्ट अटैक है। ओ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टुडे। अब क्या है, व्हेन समथिंग बैड हैपन्स, जब कुछ गलत हो जाता है तो ऐसा बोल दिया जाता है, ओ अरे यही तो चीज़ थी जो मैं आज उम्मीद कर रहा था। ओ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टुडे, इसी चीज़ की आवश्यकता रह गई थी और इसी चीज़ की कमी रह गई थी, लो ये भी हो गया। तो कुछ गलत हो जाता है तो डायरेक्ट ऐसे अटैक करते हुए, ऐसे बिटर शब्दों का प्रयोग करते हुए जो बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड sarcasm। नाइस परफ्यूम, हाउ लॉन्ग डिड यू मैरिनेट इन इट, कब तक इसमें डूबे रहे, कब तक कितना लगा के रखा, कितना कटाक्ष किया जा रहा है, बड़ा परफ्यूम की महक आ रही है, कितना परफ्यूम में डूबे रहे, कितना परफ्यूम लगा के आए हो। व्हेन समवन यूज टू मच परफ्यूम, किसी ने अगर ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया है तो उसकी जो बुराई की जा रही, उसकी निंदा की जा रही है, डायरेक्ट अटैक करके इंसल्ट की जा रही है। अरे बड़ा परफ्यूम महक रहा है, परफ्यूम में कितना परफ्यूम में तर रहे। इस तरह से sarcasm, आयरनी और इन्यूएंडो, ये तीनों ही थोड़ा थोड़ा अंतर है और तीनों ही व्यंग, कटाक्ष के, अपमान के हैं, इसलिए तीनों को साथ साथ हमने करा दिया है। इंट्रोगेशन, रेटरिकल क्वेश्चन। इंट्रोगेशन क्या होता है, एक प्रश्नालंकार होता है, ऐसा अलंकार जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। प्रश्न पूछ लिया, वो उसमें अंडरस्टूड हो जाता है, उसमें अपनी बात को अच्छी तरह से रखने के लिए ये प्रश्न किया जाता है। इंट्रोगेशन इज द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन, नॉट फॉर द से ऑफ गेटिंग एन आंसर, आंसर प्राप्त करने के लिए नहीं, बट टू पुट ए पॉइंट मोर इफेक्टिवली, किसी पॉइंट को बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेशन का। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वो केवल इसलिए इस तरह से पूछा जाता है कि अपने पॉइंट को बहुत प्रभावी ढंग से रख सकें। क्या होता है इसमें, इट कंटेन्स सम ट्रूथ और फैक्ट, इस प्रश्न में कुछ तथ्य की चीज़ होती है, कुछ सत्य बात कही गई होती है, ऑलरेडी उसमें एक तथ्य होता है, फैक्ट होता है, सत्य होता है, और उसका वन आंसर होगा, स्ट्रांग अफर्मेशन होगा या फिर निगेशन होगा, स्ट्रांग अफर्मेटिव होगा या फिर स्ट्रांग निगेटिव होगा, या तो हाँ में उत्तर होगा या ना में होगा। तो वो श्रोता के लिए एक इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है कि उसके दिमाग पे प्रभाव पड़े और इफ़ेक्टिव बने वो पॉइंट। जैसे इफ़ यू सक्सीड डू यू नॉट रिजॉइस, अगर तुम सफल होते हो तो क्या आनंद नहीं मनाओगे, अगर तुम सफल होते हो तो क्या आनंद नहीं मनाते हो, अर्थात आनंद मनाओगे। दूसरा, एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ, अर्थात हूँ, इसी में छिपा होता है। जो छिपा होता है उसी पॉइंट को और स्ट्रांग बनाने के लिए क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस बोला जाता है। तीसरा है, इज देयर एनीबडी हियर हु डज नॉट लव हिज मदर एंड हिज मदरलैंड, क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो अपनी मदर को या मदरलैंड को प्यार नहीं करता है, अर्थात हर कोई करता है। तो ऐसे पॉइंट को स्ट्रांग बनाने के लिए क्वेश्चन के रूप में उस सेंटेंस को रख दिया जाता है। एक ऐसा रेटरिकल क्वेश्चन, अलंकारिक प्रश्न पूछा जाता है जिससे कि उस बात का प्रभाव पड़े
और उसमें जो आंसर हो वो या तो हाँ का होगा या ना का होगा, और वो उसमें अपेक्षित भी नहीं होता, उसमें ऑलरेडी होता ही है। इज देयर एनीबडी हियर, कोई ऐसा है जो अपनी मातृभूमि को या माता को प्यार नहीं करता है? अर्थात सब करते हैं। नेक्स्ट है पैथेटिक फैल्सी। पैथेटिक फैल्सी करुणाजनक भ्रांत धारणा होती है। भावाभास पशुओं, पक्षियों, प्रकृति को मानव भावनाओं से युक्त इसमें दिखाया जाता है। इन पैथेटिक फैल्सी नेचर इज रिगार्डेड एज टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन ह्यूमन अफेयर्स। इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि प्रकृति मनुष्यों की क्रियाकलापों में इंटरेस्ट ले रही है। अब पर्सोनिफिकेशन में इसमें थोड़ा अंतर है। पर्सोनिफिकेशन में भी निर्जीव वस्तुओं को जानदार मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को जानदार तो माना जाता है, लेकिन वो जो वस्तुएं हैं, प्रकृति है, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सब मनुष्य की अच्छाई या बुराई पे हंसी करती हैं या दुख प्रकट करती हैं, उनके एक्टिवली वो हिस्सा लेती हैं, उनकी जो भी एक्टिविटी हैं उनमें वो इंटरेस्ट लेती हैं। एज द सन वॉज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम, जैसे सूर्य उसके ऊपर हंस रहा था। द फ्यूरियस विंड्स ब्लू अक्रॉस द प्लेन्स, बहुत खतरनाक हवाएं मैदान में चल रही थी, डरा रही थी जानबूझ करके। तो इसमें प्रकृति किसी को परेशान कर रही है या प्रकृति किसी को खुश कर रही है, उसमें एक्टिव पार्ट ले रही है। पर्सोनिफिकेशन से थोड़ा अंतर है इसमें। अ फ्रेंडली सन शोन डाउन ब्राइटली ऑन द पार्टी गेट्स एज दे अराइव्ड इन द गार्डन। यहाँ पर फ्रेंडली सन है, यहाँ सूर्य हेल्प कर रहा है सभी मेहमानों पर। जैसे ही वो मैदान में आए, बगीचे में आए, तभी सभी पार्टी गेस्ट्स के ऊपर अच्छी अच्छी उसने धूप छोड़ी सूरज ने। और यहाँ पर अलग है, सूरज उस पर हंस रहा था, अर्थात उसको गर्मी लग रही थी। तो यहाँ कोऑपरेट नहीं कर रहा है सूरज, यहाँ कोऑपरेट कर रहा है सूरज। इसमें क्या है, नेचर इज हैप्पी और सॉरी ऑन द कंडीशन ऑफ द मैन। यहाँ मनुष्य की जो भी स्थिति होती है, अच्छी या बुरी, उस पर वो हैप्पी होगी प्रकृति या सॉरी करेगी, अर्थात एक्टिव पार्ट लेगी। मनुष्य की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो एक्टिव पार्ट लेगी। एक्सक्लेमेशन, इन एक्सक्लेमेशन द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज्ड टू ड्रा ग्रेट अटेंशन। इसमें एक्सक्लेमेटरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है विस्मय पैदा करने के लिए। इसमें क्या होता है, विस्मय होता है, अचंभा होता है, अचानक सडन फीलिंग्स होती हैं, हृदय की निकलती हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन होता है। तो एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेटरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस फ्रेमिंग का, जिससे कि ग्रेटर अटेंशन अट्रैक्ट किया जा सके। जैसे व्हाट प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, दिस इज द फॉर्मेशन। या फिर ये फॉर्मेशन है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन, इस तरह से एक्सक्लेमेशन का मार्क लग जाएगा इसमें। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य कैसी कृति है भगवान की बनाई हुई, अचंभा किया जा रहा है। हाउ ब्यूटीफुल द या ए बिल्डिंग इज, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो यहाँ हाउ का प्रयोग, यहाँ व्हाट का प्रयोग, ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म हुई सेंटेंस बनाने की। सिंपल सेंटेंस से अलग है ये। नोट, इंटेंस इमोशन, इसमें बहुत तीव्र भावना होती है, सडन फीलिंग्स होती हैं हृदय की, वो अचानक निकलती हैं। ब्रोकन सेंटेंस, सेंटेंस टूटा उटा होता है, उसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग टाइप का होता है। सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो उसी की फॉर्म है ये यहाँ पर। नेक्स्ट, इफेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, और इससे इफेक्ट बहुत
प्रभावी पड़ता है, बहुत स्ट्रांग होता है इफेक्ट, अट्रैक्ट करते हैं किसी को, तो इसमें एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। इस वीडियो में हमने 6 फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, और इससे पहले वाले वीडियो भी देख लें, जिससे कि सभी फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। मैं बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच किसी और वीडियो में लेके आऊँगा। ये फिगर्स ऑफ स्पीच अगर अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।